नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रथम प्रश्न पत्र के मोहम्मद बिन तुगलक के व्याख्यानों की श्रृंखला में उसके सैनिक अभियान, उसके समय में हुए विद्रोहों और उसकी मृत्यु पर अपना व्याख्यान दूंगी। तो सबसे पहले हम उसकी मंगोल नीति के बारे में बात करते हैं। कहा जाता है कि जब मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली छोड़ा और दौलताबाद गया तो उसकी अनुपस्थिति में मंगोलों ने उत्तर पश्चिमी सीमा पर लगातार आक्रमण करने शुरू कर दिए थे। 1328-29 ईस्वी में मंगोलों ने पंजाब पर आक्रमण किया और मुल्तान और लाहौर से लेकर दिल्ली तक के समस्त प्रदेश को उन्होंने रौंद डाला था। समन, इंद्री और बदायूं के जिलों को भी मंगोलों द्वारा किए गए अत्याचारपूर्ण आक्रमण का सामना करना पड़ा था। सुल्तान इस समय मंगोलों का मुकाबला करने में असमर्थ था। कहा जाता है कि उसने मंगोल नेता को बहुत सा धन घूस के रूप में देकर लौटा दिया, लेकिन यहाँ ये मोहम्मद तुगलक ने गलती करी। क्योंकि कहा जाता है कि धन के लोभ से वो भविष्य में पुनः भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित होने लग गए थे। खुरासान विजय योजना के बारे में अगर हम बात करें तो वह अलाउद्दीन की भांति ही भारत के बाहरी प्रदेशों को जीतकर अपनी सीमा का विस्तार करना चाहता था, और कुछ खुरासानी अमीर भी ऐसे थे जो उसकी उदारता से प्रभावित होकर उसके दरबार में रहने लग गए थे। और इन अमीरों के उकसाने और अपनी महत्वाकांक्षा के कारण सुल्तान ने खुरासान पर आक्रमण करने की एक योजना बनाई थी। बर्नी लिखते हैं कि सुल्तान ने 3,70,000 सैनिकों की एक सेना का जबरदस्त एक संगठन बनाया। क्योंकि वो कहते हैं कि आगे बर्नी लिखते हैं कि दीवाने अर्ज द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भर्ती की कुल संख्या 3,70,000 अश्वारोही थी। वेतन नकद या इक्ता दोनों ढंग से दिया गया था। घोड़े इत्यादि की बेफिक्र खरीद के लिए भारी मात्रा में धन दिया गया था और उस सेना को 1 वर्ष का वेतन दिया गया था, और यह सोचा गया था कि प्राप्त लूट के माल से दूसरे वर्ष का व्यय यानी कि खर्चा निकल जाएगा। लेकिन अभियान को अमल में नहीं लाया जा सका, क्योंकि इस समय तक सुल्तान को जो जानकारी मिली उससे सुल्तान ने यह अनुभव किया कि भारत और खुरासान के बीच जो बर्फ से ढका हुआ मार्ग है उसे तय करना और मार्ग के प्रदेशों की शत्रु जनता से लोहा लेना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए खुरासान विजय प्राप्त करना कठिन कार्य है। और इसके अलावा खुरासान की राजनीतिक स्थिति भी अब बदल चुकी थी। अबू सईद ने अपने विरोधियों का दमन करके अपनी स्थिति को उसने सुदृढ़ बना लिया था। इसलिए खुरासान विजय की परियोजना जो है उसने छोड़ दी थी, जिसके कारण जनता कह रहे हैं कि घोर निराशा, बेरोजगारी और जनता में घृणा उत्पन्न हो गई थी। अगर नगरकोट की विजय की बात करें तो पता चलता है कि यद्यपि सुल्तान ने खुरासान विजय का विचार तो छोड़ दिया था, लेकिन अन्य राज्यों की विजय का विचार अभी तक उसने पूर्णतः नहीं छोड़ा था। कहते हैं पंजाब प्रांत के कांगड़ा जिले की एक पहाड़ी में स्थित नगरकोट में एक सुदृढ़ किला था। यह किला महमूद गजनवी के समय से ही तुर्क सेनाओं के लिए एक चुनौती बना हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने भी कहते हैं लगभग समस्त भारत को जीता था, लेकिन यह जो दुर्ग था उस समय भी एक हिंदू राजा के अधिकार में ही रहा था। 1337 में मोहम्मद तुगलक ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया। हिंदू राजा ने वीरतापूर्वक सुल्तान की सेना का सामना किया, परंतु उसे पराजय का सामना करना पड़ा और सुल्तान की अधीनता को भी उसने स्वीकार किया। लेकिन सुल्तान ने किला उसको वापस कर दिया और स्वयं वापस दिल्ली लौट आया था। कराजल पर चढ़ाई उसने 1337-38 ईस्वी में की थी। कहते हैं कि नगरकोट विजय के उपरांत मोहम्मद तुगलक ने कुमाऊं गढ़वाल की पहाड़ियों में स्थित कराजल नामक हिंदू राज्य पर आक्रमण करने की एक योजना बनाई। इब्न बतूता कहते हैं कि यह क्षेत्र दिल्ली से केवल 10 दिन की यात्रा की दूरी पर स्थित था। इस क्षेत्र पर अधिकार करना सुल्तान की सीमांत नीति का एक भाग था, जिसका उद्देश्य उत्तर में किलेबंदी की श्रृंखला को पूर्ण करना था। अतः उसने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने भतीजे खुसरो मलिक की अधीनता में 10,000 सैनिकों की एक सेना भेजी थी। उसने इस विषय पर सविस्तार अपने भतीजे को आदेश दे दिया था कि कब सैनिक कार्यवाही करनी है, कहाँ तक करनी है, सेना को कहाँ रुकना है, रसद की नियमित पूर्ति कैसे करनी है, पीछे हटने या दुर्घटना की अवस्था में किस तरह से शरण लेनी है, और स्थानों का चुनाव करने के लिए सैनिक चौकियाँ और सब स्थापित की जानी है। इस तरह से अपने भतीजे को उसने पूरी तरह से आगाह कर दिया था। कहते हैं प्रारंभ में तो सेना को काफ़ी सफलता मिली और सेना ने जिद्दा पर भी अधिकार कर लिया था, लेकिन
कुछ समय बाद ही वर्षा ऋतु आरंभ हो गई। सुल्तान ने खुसरो मलिक को आगे न बढ़ने की चेतावनी दी थी, लेकिन जो इस समय सेनापति खुसरो मलिक है वो सफलता से इतना अधिक प्रफुल्लित हो रहा है कि उस नशे में ही उसको कुछ नहीं पता, और वर्षा के कारण भी, और जबकि कहते हैं सेना में बीमारी और भगदड़ मच रही है। पहाड़ी निवासियों ने विशाल जो कहते हैं पत्थर फेंकने शुरू कर दिए थे। अंत में दोनों पक्षों में संधि हो गई और कहते हैं राजा ने मुहम्मद तुगलक को युद्ध का हर्जाना देना भी स्वीकार कर लिया। बर्नी लिखता है कि ये आक्रमण की सूचना मुहम्मद तुगलक तक पहुंचाने के लिए केवल 10 व्यक्ति बचे थे, जबकि इब्न बतूता कहता है कि केवल 3 व्यक्ति ही अपने दुर्भाग्य की कहानी सुनाने के लिए सुल्तान के पास पहुंचे थे। मजूमदार लिखते हैं कि इस अभियान के परिणाम स्वरूप सुल्तान की सैनिक शक्ति को इतना धक्का लगा कि इसके बाद कभी शत्रु के विरुद्ध इतनी बड़ी सेना को वो संगठित नहीं कर सका। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मुहम्मद तुगलक ने कराजल की सुंदरियों को प्राप्त करने के लिए इस विद्रोह या कि इस आक्रमण की योजना बनाई थी, लेकिन मुहम्मद तुगलक के चरित्र को देखकर ऐसा नहीं लगता कि उसने कराजल की सुंदरियों को प्राप्त करने के लिए यह अभियान किया होगा। अब मुहम्मद तुगलक के समय में कई विद्रोह भी हुए उसकी नीतियों के विरोध के कारण। तो उन विद्रोहों को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं कि प्रारंभ के विद्रोह, इनके आरंभिक विद्रोह और बाद के विद्रोह। आरंभिक विद्रोह में हम ले सकते हैं बहाउद्दीन गुरशस्प का विद्रोह। याहिया बिन अहमद सरहिंदी लिखते हैं अपनी किताब तारीख मुबारक शाही में कि यह मुहम्मद बिन तुगलक के शासन का प्रथम विद्रोह था। यह जो था मुहम्मद तुगलक का चचेरा भाई था और इसने गुलबर्गा के निकट ये सागर का सूबेदार भी था। उसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। सुल्तान ने उसके विद्रोह को दबाने के लिए सेना भेजी थी। यह गुरशास्य जो है वो भाग गया था, लेकिन शाही सेना ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। जब उसे कहते हैं मोटी जंजीरों में जकड़ सुल्तान के पास भेज दिया गया था, और सुल्तान ने क्या आदेश दिया कि उसकी खाल खींच ली जाए और उसमें चोकर और भूसा भर दिया जाए और उसे फिर सारे देश में घुमाया जाए। दूसरा विद्रोह था बहराम आइवा का विद्रोह, जो कि कहते हैं कि यह मुहम्मद तुगलक की कठोर नीति के विरुद्ध, जो कि शासन के प्रारंभ में प्रतिपादित की गई थी, पहला गंभीर विरोध था। इब्न बतूता कहते हैं कि सुल्तान उससे पहले ही नाराज था क्योंकि उसने सुल्तान के आदेश का पालन नहीं किया था और उसने दिल्ली से कूच किया था। अबूहर के निकट दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ था। सुल्तान ने शत्रु को धोखा देने के लिए कहते हैं शेख इमामुद्दीन को शाही छत्र के नीचे बैठा दिया था। सुल्तान की कहते हैं युक्ति सफल हुई। बहराम ने इमामुद्दीन को सम्राट समझकर मार दिया और स्वयं विश्राम करने लगा। तब सुल्तान, जो कि घात लगा के बैठा हुआ था, उसने बहराम की सेना को नष्ट कर डाला था। तीसरा विद्रोह हम कह सकते हैं कि हिंदू सामंतों ने किया। मैक्कन के एक हिंदू सामंत ने इसके विरुद्ध विद्रोह किया। यह स्थान कहते हैं पूना के निकट था। सामंत भी पराजित हुआ और उसने सुल्तान की अधीनता को स्वीकार भी कर लिया। अब बाद के विद्रोह कौन से हैं? कहते हैं मुहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम 16 वर्षों में इतने अधिक विद्रोह हुए थे कि सारा साम्राज्य अराजकता और अव्यवस्था का शिकार बन गया था। विद्रोहों का मूल कारण वही है, सुल्तान की योजनाएं थी, जिसके कारण जनता परेशान थी। प्रतिकूल परिस्थितियों का लाभ उठाकर कुछ प्रांतपतियों ने स्वतंत्र होने का प्रयास किया था। यद्यपि सुल्तान ने अधिकांश विद्रोहों को दबा दिया था, लेकिन कुछ विद्रोह इतने भयंकर थे जिन्हें वह दबा नहीं सका था और उन्होंने नए स्वतंत्र राज्यों का उदय कर लिया था। माबर में विद्रोह 1335 ईस्वी में सुदूर दक्षिण में मदुरा के निकट स्थित माबर में सैयद जलालुद्दीन अहसन ने विद्रोह किया। इस विद्रोह को दबाने के लिए सुल्तान स्वयं दक्षिण गया, लेकिन वह सुल्तान का दुर्भाग्य था कि मार्ग में वारंगल में उसकी सेना में हैजा फैल गया और कहते हैं सुल्तान भी इस रोग की चपेट में आ गया था। इस बीच दिल्ली और मालवा में भयंकर कहते हैं दुर्भिक्ष भी पड़ा, अतः सुल्तान को वापस लौटना पड़ा और माबर का प्रदेश कहते हैं हमेशा के लिए उसके हाथे निकल गया था। लाहौर और दौलताबाद में भी विद्रोह हुए। कहते हैं कि लाहौर में सूबेदार अमीर हुलाजू ने विद्रोह किया, लेकिन कहते हैं उसकी पराजय हुई और वो मारा गया था। दौलताबाद में वहां के सूबेदार के पुत्र मलिक हुशंग ने 1335-36 में विद्रोह किया, लेकिन उसे भी पराजय का मुंह देखना पड़ा, लेकिन सुल्तान ने उसे क्षमा कर दिया था। बंगाल में भी विद्रोह हुआ। कुछ गयासुद्दीन ने भी केंद्र में व्याप्त कहते हैं अव्यवस्था का लाभ उठाया और स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। सुल्तान ने उसको दबाने के लिए कहते हैं एक सेना भेजी।
गयासुद्दीन हार गया था और मार डाला गया। कुछ दिनों बाद ही वहाँ के जो शासक थे कद्र खां के एक सलाहकार ने बंगाल पर कब्जा कर लिया था। उसने मुबारक शाह के नाम से स्वयं को लखनौती का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। इस समय मोहम्मद तुगलक अन्य विद्रोहों को दबाने में इतना व्यस्त था कि वह बंगाल नहीं जा सका। इस प्रकार कहते हैं लखनौती जो है दीर्घ काल तक मुबारक शाह और उसके उत्तराधिकारियों के हाथ में ही रही और पुनः दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में नहीं आई। कड़ा में भी विद्रोह हुआ। 1337-38 में कड़ा के सूबेदार निजाम भाई ने विद्रोह किया। क्योंकि वह पूरा लगान वसूल नहीं कर पाया था, उसके विद्रोह को दबा दिया गया और सुल्तान के आदेश पर उसकी भी खाल खिंचवा दी गई। बीदर में विद्रोह 1338-39 ईस्वी में हुआ। यहाँ के सूबेदार नसरत खान ने विद्रोह किया, लेकिन बाद में इसको भी आत्मसमर्पण करना पड़ा और सुल्तान ने उसकी भी जागीर को छीन लिया था। 1339-40 ईस्वी में गुलबर्गा के सूबेदार अली शाह ने विद्रोह किया। सुल्तान ने इसको भी परास्त करके गजनी निर्वासित कर दिया था। 1340 ईस्वी में अवध के सूबेदार आइनुल मुल्क का विद्रोह हुआ, जो कि कहते हैं सबसे अधिक भयानक था। आइनुल मुल्क अपने समय के कहते हैं उच्च कोटि के अमीरों और पदाधिकारियों में गिना जाता था और ये कहते हैं मोहम्मद तुगलक का घनिष्ठ मित्र भी था। उसे अवध और जाफराबाद का राज्यपाल भी नियुक्त किया गया था। एक लंबे समय तक वह दिल्ली सल्तनत के प्रति निष्ठावान भी रहा था, लेकिन उसके विद्रोह का मुख्य कारण सुल्तान द्वारा आइनुल मुल्क को दौलताबाद स्थानांतरित करना था। मुल्क को यह संदेह हो गया कि सुल्तान शायद उसकी बढ़ती हुई शक्ति को कम करने के लिए उससे दक्षिण भेज रहा है, अतः उसने जाने से इनकार कर दिया और विद्रोह कर दिया। सुल्तान पहले तो स्वयं उसके विद्रोह को दबाने के लिए चला। मुल्क जो है आइनुल मुल्क परास्त हुआ और बंदी बना लिया गया, उसे अपमानित किया गया, लेकिन कहते हैं कि उसकी पूर्व सेवाओं को देखते हुए उसे क्षमा करके उसे पुनः प्रतिष्ठित उसके स्थान पर कर दिया गया। सिंध और मुल्तान में भी विद्रोह हुआ। सिंध में राजपूतों और जाटों ने विद्रोह किया, जिसको दबाने में स्वयं सुल्तान गया। जाट राजपूत पराजित हुए। सुल्तान ने विद्रोही नेताओं को दिल्ली से जाकर मुसलमान बनाया। इस तरह एक विद्रोही शाह अफगान ने सुल्तान के राज्यपाल बहजाद का वध करके स्वयं स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। इसको दबाने के लिए मोहम्मद तुगलक स्वयं गया। शाह अफगान पराजित हुआ और पहाड़ों की ओर भाग गया। अब कहते हैं दक्षिण भारत में भी विद्रोह हुए। विजयनगर के हिंदू राज्य की नींव 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर की थी। ये मध्ययुगीन भारत का सबसे शक्तिशाली और ऐश्वर्यपूर्ण हिंदू साम्राज्य सिद्ध हुआ था। दक्षिण के कहते हैं हिंदू शासकों के नेता कृष्ण नायक ने 1343 और 44 में दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध विद्रोह किया था। हरिहर ने गुप्त रूप से कहते हैं कृष्ण नायक को मदद दी थी। सुल्तान इस विद्रोह का भी दमन नहीं कर सका था और दक्षिण भारत का विस्तृत प्रदेश हिंदू शासकों के हाथ में चला गया था। 1346 ईस्वी में होयसल वंश के पतन ने हरिहर को अपनी शक्ति बढ़ाने का सुअवसर दिया था और उसने आसपास के हिंदू प्रदेशों को जीतकर कहते हैं विजयनगर को सुदृढ़ बना दिया था। देवगिरी में विद्रोह हुआ और बहमनी राज्य की नींव डाली गई। कहते हैं देवगिरी में भी विपत्तियों की आग तेजी से सुलग रही थी। दौलताबाद के सूबेदार कुतलुग खां ने राजस्व का बहुत सा अंश गबन कर लिया था, अतः सुल्तान उसके स्थान पर आइनुल मुल्क की नियुक्ति करना चाहता था। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि वो आइनुल मुल्क जो है दौलताबाद नहीं जाना चाहता था और उसने विद्रोह कर दिया था। सुल्तान ने कुतलुग खां के स्थान पर आइनुल मुल्क को अस्थायी रूप से देवगिरी सौंपा, लेकिन अमीरों में असंतोष फैल गया और कहते हैं चारों ओर लूटमार मचने लगी थी। फरिश्ता ने लिखा है कि कुतलुग खां के हटाए जाने और नए शासक की अयोग्यता के कारण लोगों में बहुत सा असंतोष फैला और चारों ओर उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप समस्त देश नष्ट भ्रष्ट और उजाड़ हो गया। सुल्तान ने स्वयं देवगिरी पहुंचकर विद्रोह का दमन किया, परंतु कहते हैं शीघ्र ही उसे गुजरात में उठे नए विद्रोह को दबाने के लिए वापस लौटना पड़ा। सुल्तान के लौटते ही फिर क्या किया, विदेशी अमीरों ने पुनः देवगिरी पर अधिकार जमा लिया और हसन कांगू नामक सरदार को अपना नेता और शासक बनाया। देवगिरी का कहते हैं यही क्षेत्र आगे चलकर बहमनी राज्य के नाम से विख्यात हुआ। कहते हैं गुजरात का विद्रोह हुआ और सुल्तान की मृत्यु हुई। गुजरात का विद्रोह सुल्तान के लिए कहते हैं प्राण घातक सिद्ध हुआ। जब सुल्तान देवगिरी में था तो उसे सूचना मिली थी कि तागी नामक सरदार के नेतृत्व में विदेशी और भारतीय मुस्लिम अमीरों और हिंदू सरदारों ने मिलकर विद्रोह कर दिया है। देवगिरी से सुल्तान गुजरात की ओर बढ़ा। उसने तागी को प्रांत से बाहर खदेड़ दिया।
कुछ समय तक सुल्तान ने गुजरात में विश्राम किया और फिर भगोड़े तागी का, जिसने सिंध के शुभ्र नामक शासक के यहाँ शरण ली थी, पीछा करने के लिए थट्टा की ओर प्रस्थान किया। कहते हैं सिंध पहुंचने पर मोहम्मद बिन तुगलक बीमार पड़ गया और 20 मार्च 1351 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि एक तूफानी जीवन का अंत हुआ। बर्नी लिखता है कि अंत में जनता को सुल्तान से छुटकारा मिला और उसने जनता से छुटकारा पाया।